नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। शुरू करने से पहले प्लीज आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूटे नहीं। चलिए शुरू करते हैं। ड्यूरिंग द लेट 12th century 1173 to 1290, India was divided into many small and large states. लेट 12th सेंचुरी में क्या हुआ था कि इंडिया जो है छोटे छोटे स्मॉल और लार्ज स्टेट में बटा हुआ था, जिसके कारण क्या हो रहा था कि सभी स्मॉल स्टेट्स अपने आप को बड़ा करना चाह रहे थे, इसलिए फ्रीक्वेंट वॉर हो रहा था। तो ये फ्रीक्वेंट वॉर के कारण क्या हुआ, एकता खत्म हो गई। देयर वॉज अ लैक ऑफ यूनिटी अमॉन्ग डिफरेंट रूलर्स. Under these circumstances, the ruler of a small state of Gaur, Ghayasuddin Muhammad, popularly known as Muhammad Ghori, invaded India and conquered Punjab, Sindh, and a few other states. लैक ऑफ यूनिटी के कारण, एकता की कमी के कारण क्या हुआ कि जो दुश्मन थे, जो आक्रमण करना चाह रहे थे, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी के तरह बन गया कि अगर सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो मेरा सामना करने के लिए वो लोग एकजुट नहीं होंगे और मैं जीत जाऊंगा। इसी को एक अपॉर्चुनिटी की तरह किसने देखा, स्मॉल स्टेट जो गौर है, गौर के रूलर गयासुद्दीन मोहम्मद ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और हमला किया। किस पे, इंडिया पे। इंडिया पे हमला किया, पंजाब, सिंध और फ्यू अदर स्टेट्स को जीत लिया। इन 1191 कॉमन एरा ही वॉज चैलेंज बाय पृथ्वीराज चौहान, द रूलर ऑफ दिल्ली एंड अजमेर। पृथ्वीराज चौहान कहाँ के रूलर थे, दिल्ली और अजमेर के। 1191 में तराइन का पहला युद्ध हुआ था। फर्स्ट वार ऑफ तराइन कब हुआ, 1191। किसके किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गया और मोहम्मद गौरी हार गया। पृथ्वीराज चौहान कैसे जीता, बहुत सारे राजपूत रूलर ने मदद किया उनका और वो जीत गया। हेल्प्ड बाय मेनी राजपूत रूलर, he defeated Muhammad Ghori, who somehow managed to escape. बहुत सारे राजपूत रूलर एकजुट हुए और उन्होंने मिलकर हरा दिया मोहम्मद गौरी को और वह किसी तरह निकल के भाग गया। But with greater preparation and the help of Jaychand, a rival of Prithviraj Chauhan, Gauri defeated Prithviraj in 1192 कॉमन एरा। 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, सेकेंड वॉर ऑफ तराइन कब हुआ, 1192 में। किसके किसके बीच हुआ, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में, जिसमें जयचंद की मदद से, जयचंद जो कि राइवल था पृथ्वीराज चौहान का, कॉम्पिटिटर था, उसने मोहम्मद गौरी का मदद किया और इसी कारण से पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। Though there were many rulers with पृथ्वीराज, he was defeated and killed. बहुत सारे रूलर उसके साथ थे, लेकिन जयचंद जो था उसके सीक्रेट को बता दिया पृथ्वीराज चौहान की कमजोरियां, या सीक्रेट जो कि रिवील कर दिया मोहम्मद गौरी के सामने, जिसके कारण उसकी हार हो गई। मोहम्मद लेटर ऑन द तुर्क कैप्चर्ड अजमेर एंड दिल्ली। जब सेकेंड वॉर ऑफ तराइन खत्म हुआ और विजय हो गया कौन, मोहम्मद गौरी, उसके बाद ही तुर्क का शासन कहाँ पे हुआ, दिल्ली पे। दिल्ली और अजमेर पे किसका शासन हो गया, तुर्क का। क्यों, क्योंकि मोहम्मद गौरी एक तुर्क था। लेटर ऑन जयचंद वॉज ऑल्सो किल्ड इन अ बैटल इन 1194 कॉमन एरा। बाद में
इस जो मदद किया था जयचंद ने मोहम्मद गौरी का, उसका बहुत फायदा उसे हुआ नहीं। बाद में 2 ही साल के बाद 92 में उसने हेल्प किया, 94 में उसकी भी हत्या हो गई। मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गॉड विथ अ लार्ज बूटी। बूटी क्या होता है? लूटा हुआ सामान। जब इंडिया से जा रहा था वापस गौर, मोहम्मद गौरी, तो अपने साथ लूटा हुआ बहुत सामान लेके जा रहा था। उस समय उसने अपॉइंट किया, ही अपॉइंटेड कुतुबुद्दीन ऐबक एज हिज डेप्यूटी इन इंडिया। उसने अपॉइंट किया किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस तरह से? जो इंडिया की देख रेख करेगा, जिस कार्यकाल में मोहम्मद गौरी वहां नहीं होगा, तो उसको कुतुबुद्दीन को कार्यभार दे के चला गया वो गौर। ऑन 15 मार्च 1206 कब मृत्यु हुई मोहम्मद गौरी का? 15 मार्च 1206 मोहम्मद गौरी was killed by a खोखर सोल्जर। किसने मारा मोहम्मद गौरी को? खोखर सोल्जर ने। The command of Indian territory came under कुतुबुद्दीन ऐबक। अब इंडियन टेरिटरी का कमांड किसके अंडर था? कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर, जो कि कौन था? गौरीज स्लेव था। ऐबक established the slave dynasty in India। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी बनाया इंडिया में। बाउंड्रीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत इन 13th सेंचुरी में दिल्ली सल्तनत कैसा दिखता था, उसको हम लोग देखते हैं। बाउंड्री किससे दिखाया? रेड लाइन से दिखाया। तो उस समय पाकिस्तान भी दिल्ली सल्तनत के अंदर ही आता था। सिंध हो गया, मुल्तान हो गया, लाहौर हो गया, उसके बाद पंजाब हो गया, यूपी हो गया, बिहार, बंगाल, कुछ भाग झारखंड का, कुछ भाग फिर छत्तीसगढ़ का, एमपी, राजस्थान, ये सब हर जगह क्या था? दिल्ली सल्तनत का राज था। अब हम लोग पढ़ेंगे द स्लेव और ममलुक डायनेस्टी। ये कब शुरू हुआ? 1206। कब तक चला? 1290 तक। 1206 में क्यों शुरू हुआ? क्योंकि 1206 में मोहम्मद गौरी की हत्या हो गई, वो मर गया। उसके बाद शासन किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी शुरू किया 1206 में, जो कि कब तक चला? 1290 तक। स्लेव डायनेस्टी को स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, ममलुक डायनेस्टी कहते हैं और गुलाम वंश कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल था 1206 से 1210 तक, मतलब सिर्फ 4 years। ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। Most of the ruler of this dynasty were slave or children of slaves। इस डायनेस्टी को, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो डायनेस्टी बनाई, उसका नाम स्लेव डायनेस्टी क्यों रखा? स्लेव डायनेस्टी इसलिए रखा क्योंकि जितने भी रूलर थे वो या तो खुद स्लेव थे या स्लेव के बच्चे थे, इसलिए उस डायनेस्टी का नाम क्या दिया गया? स्लेव डायनेस्टी। ऐबक established a strong kingdom based on military power। कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्ट्रॉन्ग किंगडम बनाया। कैसे? जो कि बेस था मिलिट्री पावर पर। क्योंकि पिछली चैप्टर में जो हमने पढ़ा था कि मोहम्मद गौरी ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक को सोल्जर की तरह अपॉइंट किया था, तो ये सारे स्लेव्स जो थे
ये सोल्जर्स थे, इसलिए इनकी मिलिट्री पावर अच्छी थी, इनके पास एक्सपीरियंस था मिलिट्री का। ही डिफीटेड यल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराया किसको? यल्दोज को। कहाँ का रूलर है? गजनी का। ही डिफीटेड यल्दोज द रूलर ऑफ गजनी एंड फ्रीज पंजाब फ्रॉम हिम, यल्दोज से पंजाब को छुड़ा लिया। ऐबक वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। कुतुबुद्दीन ऐबक संरक्षक था किसका? लिटरेचर का, आर्ट का, आर्किटेक्चर का। ही बिल्ट कुतुब मीनार, उसने बनाया कुतुब मीनार, उसने शुरू किया था कुतुब मीनार का। कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम क्या है? मॉस्क है इन दिल्ली। कहाँ पर है? दिल्ली में। ही ऑल्सो बिल्ट अ मॉस्क नोन एज ढाई दिन का झोपड़ा। ढाई दिन का झोपड़ा क्या है? मॉस्क है। कहाँ बनाया? अजमेर में। ही हैड लिटरेरी जेम्स, उसके कोर्ट में 2 लिटरेरी जेम्स थे, हसन आजमी, मुबारक शाह। He had literary gems like Hassan Azmi and Mubarak Shah in his court. He died in 1210. कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हो गई? 1210 में। कुतुबुद्दीन ऐबक was succeeded by his son आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर कौन थे? आराम शाह, जो उनके बेटे थे। बट ही वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द नॉबल्स, आराम शाह को नॉबल्स ने रूलर की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। देयरफॉर इल्तुतमिश, द सन इन लॉ ऑफ ऐबक एंड द सूबेदार ऑफ बदायूं, इल्तुतमिश जो था दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का और सूबेदार था कहाँ का? बदायूं का। वॉज इन्वाइटेड टू रूल, उसको इनवाइट किया गया कि आप शासक बन जाइए। ही डिफीटेड आराम शाह, उसने इल्तुतमिश ने हराया किसको? आराम शाह को हराया। एंड बिकम द सुल्तान, और क्या बन गया? सुल्तान बन गया। स्लेव डायनेस्टी के पहले रूलर कुतुबुद्दीन ऐबक को अभी हमने पढ़ा, इसको रिवाइज कर लेते हैं, साथ साथ में रिवाइज करते चलेंगे तो हमें याद रहेगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अब हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे? फाउंडर थे स्लेव डायनेस्टी के। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क दिल्ली में, ढाई दिन का झोपड़ा मॉस्क अजमेर में। उसके कोर्ट में 2 लिटरेरी जेम्स थे, हसन आजमी, मुबारक शाह। उनके बेटे का नाम था आराम शाह। आराम शाह जिसको एक्सेप्ट नहीं किया था नॉबल्स ने रूलर की तरह, और नॉबल्स ने इल्तुतमिश को बुलाया। इल्तुतमिश कहाँ के सूबेदार थे? बदायूं के सूबेदार थे, और इल्तुतमिश ने हराया था आराम शाह को और खुद सुल्तान बन गया था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद नेक्स्ट रूलर हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश 1210 से 36, 1210 जब की मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, और उसके बाद कब से कब तक? 26 ईयर्स तक इल्तुतमिश ने शासन किया, 1236 तक। ही मेड दिल्ली कैपिटल, इल्तुतमिश ने राजधानी कहाँ बनाई? दिल्ली। At the time of becoming Sultan, he was confronted with many problems, but he faced them bravely. जब वो सुल्तान बने तो कई सारे प्रॉब्लम उनको सामने आए, लेकिन उसने बहादुरी से उसका सामना किया। He defeated his main rival, उसने अपने मेन राइवल्स को हराया। कौन कौन थे मेन राइवल्स? यल्दोज ऑफ गजनी, कुबेचा ऑफ सिंह और मुल्तान। Iltutmish was an able and shrewd military administrator. इल्तुतमिश काफ़ी सक्षम और shrewd military administrator थे। He liberated the Turkish Empire from Ghazni.
उसने आज़ाद किया था टर्किश एम्पायर को गजनी से एंड अदर फॉरेन पावर एंड कंसोलिडेटेड इट इफेक्टिवली। और उसने आज़ाद किया था अदर फॉरेन पावर से भी। ही डिप्लोमेटिकली सेव्ड हिमसेल्फ एंड दिल्ली फ्रॉम द wrath ऑफ मंगोल conqueror Genghis Khan by not giving shelter to Shah of Khwarizm, who was being chased by Genghis Khan on the pretext that Delhi's climate would not suit him. तो जो इल्तुतमिश थे उन्होंने बहुत ही समझदारी से अपने आप को और दिल्ली को बचाया था। किससे? मंगोल राजा चंगेज खां के गुस्से से। कैसे बचाया था? क्योंकि जब चंगेज खां पीछा कर रहा था शाह ख्वारिज्म का, उस समय शाह ख्वारिज्म शेल्टर के लिए आया था इल्तुतमिश के पास, लेकिन इल्तुतमिश ने समझदारी दिखाते हुए कि उनको वो भी बचे रहे और दिल्ली भी बचा रहे, इसलिए शाह ऑफ ख्वारिज्म को कहा कि दिल्ली का क्लाइमेट आपको सूट नहीं करेगा, इसलिए मैं आपको शेल्टर नहीं दे सकता। यह कह के इल्तुतमिश ने बड़ी चालाकी से अपने आप को और दिल्ली को दोनों को बचा लिया मंगोल राजा चंगेज खां से। Iltutmish made many administrative reforms to strengthen his hold on दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने कई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किए। He organized a group of 40 टर्किश नॉवेल। उन्होंने एक ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉवेल का एक ग्रुप बनाया जिसको क्या कहा? चलीहा। चलीहा किसने बनाया? चलीहा बनाया इल्तुतमिश ने। He divided his empire into many इक्तास। उसने अपने एम्पायर को अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इक्तास में बांटा। He introduced सिल्वर कॉइन, जिसको क्या कहा? टंका। सिल्वर कॉइन जो इंट्रोड्यूस किया उसको क्या कहा? टंका। कॉपर कॉइन को क्या कहा? जीतल। कॉपर कॉइन जीतल और सिल्वर कॉइन टंका। इल्तुतमिश वाज अ पैट्रन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। इल्तुतमिश जो था संरक्षक था किसका? आर्ट और लिटरेचर का। मिनाहुज उस सिराज was the famous writer of his court दरबार। उसके दरबार का, इल्तुतमिश के दरबार का फेमस राइटर कौन था? सिराज। He wrote the account of इल्तुतमिश रीजन। इल्तुतमिश के काल के बारे में किसने लिखा? सिराज ने लिखा। लिटरेरी पर्सन लाइक रूहानी उस्मानी ऑल्सो ग्रेस्ड हिज कोर्ट। उसके कोर्ट में, इल्तुतमिश के कोर्ट में और कौन जम थे? रूहानी और उस्मानी। इल्तुतमिश वाज अ स्टॉन्च सुन्नी मुस्लिम। इल्तुतमिश जो थे कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे। इल्तुतमिश कैसे मुस्लिम थे? सुन्नी मुस्लिम। इसलिए ही ट्रीटेड शियाज एंड हिंदूज वेरी बैडली। वो सुन्नी मुस्लिम थे, कट्टर सुन्नी मुस्लिम थे, इसलिए उन्होंने शियाज और हिंदू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। Due to the absence of any definite rule of inheritance, there was often a situation of chaos after the death of a ruler. कोई सर्टन अगला शासक कौन होगा इसका कोई सर्टेन रूल नहीं था, इसलिए जब भी कोई रूलर का डेथ होता था तो एक
क्योस का सिचुएशन बन जाता था। इल्तुतमिश हैड नो फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ हिज सन टू रूल। इल्तुतमिश को अपने बेटे की सक्षमता पर भरोसा नहीं था कि वह रूल कर पाएगा या नहीं दिल्ली सल्तनत पर। सो ही नॉमिनेटेड हिज डॉटर रजिया एज हिज सक्सेसर। इसलिए उसने अपनी बेटी को राजा बनाने का, अपना उत्तराधिकारी बनाने का सोचा है। सी वॉज एन एबल एंड स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर। जो रजिया थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर और सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर थी। अब हम लोग इल्तुतमिश को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। उसके कौन कौन से राइवल्स थे? इल्तुतमिश के राइवल यल्दोज ऑफ गजनी, कुबेचा ऑफ सिंध एंड मुल्तान। उसके बाद वो काफ़ी डिप्लोमेटिक शासक थे क्योंकि उसने बड़ी चालाकी से अपने राज्य को बचाया था चंगेज खां से, बाय नॉट गिविंग शेल्टर टू, किसको शेल्टर नहीं दिया था? शाह ऑफ ख्वारिज्म को। उसने एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे अच्छा बनाया था? उसने चलीहा लागू किया। चलीहा क्या था? एक ग्रुप ऑफ 40 टर्किश नॉवेल का एक ग्रुप था चलीहा। उसने अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अपने एम्पायर को इक्तास में बांटा। उसने कई सारे कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। सिल्वर कॉइन को टंका कहते हैं, कॉपर कॉइन को जीतल कहते हैं। वो कौन से वो सुन्नी मुस्लिम था और इसीलिए वो शिया और हिंदू मुस्लिम के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। उसके कोर्ट में कौन से जेम्स थे? सिराज, रूहानी, उस्मानी। सक्सेसर इल्तुतमिश का कौन थी? रजिया सुल्तान, जो उनकी डॉटर थी। उन्हें अपने बेटे की कैपेसिटी पे भरोसा नहीं था, इसलिए उसने किसको नॉमिनेट किया था? रजिया सुल्तान को। आइए अब हम लोग रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। रजिया सुल्तान 1236 से 40 कॉमन एरा। इनका कार्यकाल काफ़ी छोटा था। After the death of Iltutmish, the noble declared his eldest son Ruknuddin Firoz the Sultan। रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया था अपने सक्सेसर के रूप में, लेकिन नॉबल्स ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो एक महिला थी और जो नॉबल्स थे वो किसी महिला के अंडर काम नहीं करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के बड़े बेटे रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बनाया, बट ही वॉज मर्डर्ड ओनली 7 months लेटर। सिर्फ 7 month के बाद रुकनुद्दीन फिरोज की हत्या हो गई। रजिया बिकम द सुल्तान। उसके बाद रजिया सुल्तान बन गए। रजिया क्रस्ड हर अपोनेंट। उन्होंने अपने अपोनेंट को हरा दिया। सी गेव हायर पोजीशन टू नॉन तुर्क नॉबल्स। उन्होंने नॉन तुर्क नॉबल्स को हायर पोजीशन दिया। She was an able military general and was considered an exceptionally capable ruler। वो काफ़ी सक्षम रूलर थी। She used to dress up like a man while going on military expedition। जब वो मिलिट्री एक्सपेडिशन पे जाती थी तो बिल्कुल मैन की तरह तैयार होती थी, ड्रेसअप होती थी। रजिया could rule for a short period of 3.5 years। उन्होंने कितने दिन तक शासन किया? सिर्फ 3.5 years तक। She was killed in a battle in 1240। 1240 में एक युद्ध के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। आफ्टर रजिया, बहराम शाह was made सुल्तान by the nobles।
रजिया के बाद सुल्तान कौन हो गए? बहराम शाह। रजिया के बाद सुल्तान कौन हो गए? बहराम शाह। ही वॉज किल्ड इन 1242। बहराम शाह का भी शासनकाल काफी छोटा था, सिर्फ 2 साल का, फिर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन आए? अलाउद्दीन मसूद शाह। अब्राहम बहराम शाह के बाद कौन आ गए? अलाउद्दीन मसूद शाह, जिन्होंने शासन किया था 1242 से 1246 तक। 66 गलत लिखा है, 46 तक। 1242 से 1246 तक। रजिया सुल्तान के बाद कौन आए? बहराम शाह। बहराम शाह के बाद कौन आए? अलाउद्दीन मसूद शाह। उसके बाद आए नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो हम लोग रजिया सुल्तान को एक बार रिवाइज कर लेते। रजिया was the first and the last Muslim lady ruler during the medieval period. medieval period में रजिया जो थी फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर थी। रजिया सुल्तान का कार्यकाल काफी छोटा था, 3.5 years का। रजिया सुल्तान ने हायर पोजीशन नॉन तुर्क नॉबल्स को दिया। उनके सक्सेसर कौन थे? बहराम शाह। वो मिलिट्री एक्सपेडिशन में कैसे कपड़े पहनती थी? मैन जैसे कपड़े पहनती थी। और रजिया सुल्तान फर्स्ट और लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर थी मेडाइवल पीरियड की। अब हम लोग नसीरुद्दीन मोहम्मद को पढ़ते हैं। In the year 1246, the youngest son of इल्तुतमिश, एल्डेस्ट सन का नाम क्या पढ़े थे हम लोग? एल्डेस्ट सन पढ़े थे हम लोग रुकनुद्दीन फिरोज। ये है यंगेस्ट सन। यंगेस्ट सन का नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद। नसीरुद्दीन मोहम्मद बिकम द सुल्तान एंड रूल्ड फॉर 20 years। कितने सालों तक शासन किया? 20 years तक। गियासुद्दीन बलबन was his प्राइम मिनिस्टर। गियासुद्दीन उनके कोर्ट में, उनका जो मंत्रालय था उसमें प्राइम मिनिस्टर की तरह कौन थे? गियासुद्दीन बलबन। एज वेल एज द एक्चुअल रूलर। कहने को तो शासन काल था नसीरुद्दीन मोहम्मद का, लेकिन एक्चुअल रूलर की तरह एक्ट कौन करते थे? गियासुद्दीन बलबन। आफ्टर द डेथ ऑफ नसीरुद्दीन मोहम्मद इन 1266, Balban became the Sultan as Nasiruddin Muhammad did not have any son। नसीरुद्दीन मोहम्मद का कोई सन नहीं था, बेटा नहीं था, इसलिए अगला शासक कौन बना? जो एक्चुअल रूलर की तरह उस टाइम काम करता था, जो प्राइम मिनिस्टर था, गयासुद्दीन बलबन। अब हम लोग पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन को। गयासुद्दीन बलबन 1266 to 86। इसका भी शासनकाल कितना है? 20 years का। नसीरुद्दीन मोहम्मद का भी शासनकाल कितने साल का था? 20 years का। गियासुद्दीन बलबन 1266 to 86। बलबन was a strong and capable ruler। क्योंकि वो पहले से ही लगभग एक्चुअल रूलर की तरह काम कर रहा था जब वो नसीरुद्दीन मोहम्मद के अंदर प्राइम मिनिस्टर के तरह था, इसलिए वो कैसा रूलर था? स्ट्रॉन्ग और कैपेबल। ही सप्रेस्ड ऑल ऑपोजिशन एंड क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर ऑफ ओबीडियंस एंड पेट्रोनिज्म टुवर्ड्स द सल्तनत। उसने जितने भी उसके अपोजिशन के लोग थे सबको सप्रेस किया और एक माहौल क्रिएट किया, सल्तनत के प्रति देशभक्ति का भाव जताया और सबको आज्ञाकारी बना दिया कि ऑर्डर को फॉलो करना है। बलबन ended the power of group of 40 Turkish noble to consolidate his position। अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, ऊंचा बनाए रखने के लिए उसने
जो 40 टर्किश नोबल जो शुरू किया था चलिहा का रूल, इल्तुतमिश ने उसको ख़त्म कर दिया। ही वॉज अ सुल्तान हु बिलीव्ड इन कंप्लीट जस्टिस। गियासुद्दीन जस्टिस पे विश्वास करता था, वह न्याय प्रिय राजा था। ही डिड नॉट स्पेयर एनी रॉन्ग डूअर वेदर अ कॉमन मैन और अ नोबल। वह किसी को भी छोड़ता नहीं था। जो भी जिसने भी गलत किया है, चाहे वह कॉमन मैन हो या नॉवल हो, सबको सज़ा मिलती थी। हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन। उनका दरबार बहुत डिसिप्लिन था। नो बडी कुड टॉक और लाफ विदाउट हिज परमिशन और एल्स फेस पनिशमेंट। उनके दरबार में सब लोग डिसिप्लिन में रहते थे। कोई हंसता नहीं था, कोई बोलता नहीं था बिना उनकी परमिशन के, नहीं तो पनिशमेंट मिलती थी। गियासुद्दीन बलबन ने चलिहा का जो पावर था उसको खत्म कर दिया और वो एक न्यायप्रिय राजा था। ठीक है। हिज दरबार वॉज वेरी डिसिप्लिन। उसका दरबार बहुत डिसिप्लिन था, क्योंकि जो बोलता था या हंसता था उसको पनिशमेंट मिलता था। He safeguarded his frontier by constructed many fort and posting his best guard there. उन्होंने अपने राज्य को, अपने एम्पायर को सेफ गार्ड करने के लिए कई सारे फोर्ट बनाए और वहाँ पर जो बेस्ट गार्ड थे वहाँ उसको अपॉइंट किया। बलबन died in 1286. After his death, a situation of confusion prevailed for some time. फिर से वही, जब भी किसी राजा का या रूलर का डेथ होता था, सुल्तान का डेथ होता था, उसके बाद अगला रूलर कौन होगा ये कंफ्यूजन का सिचुएशन होता था, क्योंकि इसका कोई प्रॉपर रूल नहीं था। In 1290 Common Era, Jalaluddin overthrew the weak and incapable successor of Balban and captured the throne. बलबन के बाद जो सक्सेसर आए वो इनकैपेबल थे। उनको किसने हराया? जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन आया, उसको इनकैपेबल सक्सेसर को बलबन के हराया और सिंहासन पे अपना शासन जमा लिया। अब अगला राजा कौन हो गया? अगला सुल्तान कौन हो गया? जलालुद्दीन। जलालुद्दीन जो था, इन्होंने खिलजी डायनेस्टी को शुरू किया। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी को हम लोग एक बार कौन कौन से उसके रूलर हुए उसको देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आए? आराम शाह उनका बेटा था, लेकिन नोबल्स ने एक्सेप्ट नहीं किया तो इल्तुतमिश शासक बने। इल्तुतमिश के बाद उसने नॉमिनेट किया था रजिया को, लेकिन नोबल्स ने किसको राजा बनाया था? रुकनुद्दीन फिरोज को, लेकिन जल्दी ही उसकी हत्या हो गई। फिर से सुल्तान कौन बन गई? रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आए। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह आए। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन के बाद वीक सक्सेसर आए, जिसको हराकर जलालुद्दीन रूलर बन गए और जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया खिलजी डायनेस्टी। अब अगले पार्ट में हम लोग खिलजी डायनेस्टी को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ये नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।